नमस्कार। दीप देख आवाज़ 1.5 मिनट। ओके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एजेंसी झज्जर और मैं हूं भारती। और शाम के 7:15 बज चुके हैं और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं बादली से विधायक रहे 2 बार के नरेश प्रधान। और आज मेरी चर्चा रहेगी 2024 के चुनाव को लेकर और अभय परिवर्तन यात्रा पर। अक्सर हमने देखा कि आपने भी काफ़ी बार है वो प्रधान जियों के इंटरव्यू देखे होंगे और लगातार है मीडिया से रूबरू रहते हैं। उसमें एक इनकी या कमज़ोरी लगाएं या फिर इनका एक बड़बोलापन लगाएं, क्योंकि लगातार है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर काफ़ी कड़वाहट में रहते हैं। लेकिन आज पहले ही हम इनसे क्लियर कर लेते हैं कि उन विषयों को छोड़कर हम चर्चा करेंगे इनके राजनीतिक भविष्य पर, क्योंकि बादली की जनता की निगाहें हैं वो हैं अगले चुनाव पर। जो पीछे गया उसको जनता नहीं इतना तवज्जो देती, न ही जनता उसके पीछे रिपीट करती। और लगातार है वो कहा जाता है कि नरेश प्रधान है वो हर बार वही 4-5 बातें रटी रटाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोलते हैं। जब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ थे तब विधानसभा में इनेलो को खरी खरी सुनाया करते, और आज जब इनेलो के साथ हैं तो हुड्डा को सुनाने लगे। आज इस चर्चा को भी लेकर मैं इनसे बातचीत करूंगा और चर्चा को इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ाता हूं। प्रधान जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार पत्रकार महोदय, नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप यात्रा में शामिल रहे, किस तरह का रिस्पॉन्स जनता ने दिया और कैसा लग रहा है अब? सबसे पहले तो मैं जो जितने भी आपके जी चैनल से जुड़े हुए भाई हैं उन सबको नमस्कार जी। और जितने भी भाई देख रहे हैं उन सबको नमस्कार। और यात्रा जो है ये परिवर्तन यात्रा है भाई साहब जी। और परिवर्तन यात्रा का एक संकल्प है, एक एजेंडा है, एक मोटिव है जी। कि जब तक इस गूंगी बहरी नकारा जन विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी और जनमानस की पूर्ण रूप से हर मोर्चे पर असफल सरकार को जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे, जब तक हम चैन से अपने घर नहीं बैठेंगे। और अभय सिंह की जो छवि है वो जुबान का धनी और मर्द आदमी की छवि है। और आज बादली से आगे आगे जिस तरह यात्रा जारी है तो बादली में देखा आपने 36 बिरादरी, हर वर्ग बादली गांव यात्रा को आशीर्वाद और समर्थन और बुजुर्ग अपना आशीर्वाद देने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा था। जहाँ से यात्रा निकली है गलियों में जगह नहीं दी थी। जो हमारा सभा स्थल था, जो हमने आयोजन किया था, वो जगह अंदाज़ा ये था कि ये भर जाएगी, लेकिन वो भर गई। और गलियों में इस बात का मेरे को दुख है। अगली बार जो प्रोग्राम करेंगे और बड़ी जगह चुनेंगे। वो वाटिका थी सैनी धर्मशाला में, तो गाड़ों में भी खड़े रहे और जन सैलाब उमड़ रहा था, वो जगह छोटी पड़ गई। तो अगली बार बड़ा प्रोग्राम करेंगे और बड़ी जगह चुनेंगे 10 किलो में। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 36 बिरादरी का भरपूर जन समर्थन परिवर्तन यात्रा को मिल रहा है जी। एक कवि ने भी कहा ना, कुछ वजह तो रही होंगी आपके नाराज़ होने की, यूँ कोई किसी से खफा नहीं होता। तो हुड्डा साहब से क्या बातें थी कि आपका चुनाव उन्होंने कुलदीप को उठाकर बिल्कुल डाउन कर दिया था और उसके बाद आप हार गए थे, इसमें क्या सच्चाई थी? आप आज ये बात बताइए। मैं एक बात बताऊं जी। जो आप बता रहे थे रटी रटाई बात तेरी यही है जी। मैं तो करता हूँ दर्द दिल बया। जी। सन 1991 में मैं सरपंच था। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ही नहीं गया था, वो मेरे पास आए थे चल के। और वो भी नहीं आए। माननीय चौधरी स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह बहुत बड़े नेता थे, वो कैंपेनिंग कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। 91 में सबसे ज़्यादा किया था उन्होंने। उसके बाद में तो जो और ज़्यादा वृद्ध हो गए थे, एज का तगज्जा था तो कम किया, लेकिन 91 में। और मैं ये भी बता दूँ कि एक उनका एक कार्यकर्ता था रोहतास हुड्डा, वो उसका ड्राइवर था, 2 जीप लेकर आए थे और हमारे घर आए थे। तो उन्होंने कहा सरपंच यहाँ कुछ लोगों ने शरारत कर दी और प्रोग्राम पूर्ण रूप से सफल नहीं होने दिया, वोटिंग करी और अपमान किया। आप गांव के सरपंच हो। मगा जी हम जब भी रोक रहे थे हुड्डा साहब को, पर वो रुके नहीं और वहाँ से हमने मोर्चा संभाला। मैं अपने भाई धीरपाल के साथ रहता था, जो आज एक पूरे हरियाणा के प्रदेश के अंदर शराफत के नाम से ख्याति प्राप्त है। और वो भी सौरभ से धार के, बड़े दुख की बात है ये। अभी उनकी इतनी उम्र भी नहीं हुई थी, लेकिन परमात्मा की जो मर्जी है उसके सामने इंसान की पेश नहीं चलती। तो दर्द दिल बया ये है कि 30 साल
की साधना जी। और इनकम्बेंसी हो जाती है। लोगों को तो गोश से हमारे अपमानित करे, एमएलए को पढ़ने भी नहीं देते थे। जी। हमारे साथ तो जो उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के जी। और कुछ कांग्रेस पार्टी के जिनको दलाली में मैं बाधा डालता था, नौकरियों में पैसे लेते थे, बदलियों में पैसे लेते थे, भ्रष्टाचार फैलाते थे, उनको मैं टोकता था, रोकता था, तो वो इनसे सीधे जाकर मिल लेते थे। जी। तो ये सीधे मिलते थे तो ये कहते थे मेरी छाती मजबूत है, पीठ पर वार मत होने देना। जब कैप्टन होता है सेना का भी और युद्ध छिड़ता है तो युद्ध तो राजनीति में छिड़ता है नहीं। जी। 2 घंटे पहले लड़का है और उसके बाद में जब लंच ब्रेक होता है तो उसमें इकट्ठे कॉफ़ी एक ही थाली में खाते मिलते हैं। तो ये तो जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं नेता। इनकी आर्टिफिशियल लड़ाई होती है, प्रायोजित लड़ाई होती है, ये लड़ते कभी नहीं। जी। तो इन्होंने जो कुछ किया मेरे साथ वो जनता के सामने है। 30 साल की जिसकी साधना भंग हो जाएगी तो किसको दुख नहीं आएगा। तो जिस आदमी ने मेरे को धोखा दिया है उस धोखे के बारे में अगर मैं बयान ना दूं और चुपचाप घर बैठ जाऊं तो बहुत सारे नेता लुप्त हो गए और मैं भी लुप्त हो जाता। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि इन्होंने तो मेरे कूप पर लात मारी थी पर मेरी कमर शुद्धि होगी। मैं 6-7 महीने तक घर बैठे रहा और इन्होंने मेरे को इलेक्शन में भी अपमानित कराने का काम किया जगह जगह और टिकट मैं कांग्रेस का लेकर आया था। हाँ। और इन्होंने खुला पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने और मैं ना भी चाहूँ उन पर बोलना। हाँ। तो पत्रकार जरूर घुमा फिरा कर ले आते हैं। तो फिर मैं ना बताऊं तो मेरे पास जवाब नहीं है और मैं बताऊं तो जो मर्जी कहे। मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। मैं तो अपना दर्द दिल बयां करता और करता रहूँगा आखिरी सांस तक। आपका हक भी है ये। हाँ। तो इन्होंने जो कुछ किया वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इन्होंने निर्दलीय कैंडिडेट उठाया कोठी पे बुला के और रातों रात इशारों में और फिर बाद में तो खुल्ला भी कांग्रेस पार्टी की पीठ में खंजर घोपड़े। वो नरेश को नहीं हरा रहे थे, वो कांग्रेस को कमजोर कर रहे थे और मेरे को हरवाने का काम किया। और कुछ 5 टिकट, एक मेरी भाभी को, धर्मपत्नी धीरपाल जी को और 4 मेरे भाई और कोई निर्दलीय को, छोटी मोटी पार्टियों से वो लुप्त होगी वो पार्टी, उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन गांव में इलेक्शन टूटा नहीं बल्कि बिखर गया। हर गली में एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया और 2 मेरे भाई और लाडपुर से खड़े थे, गुड़िया खाप से ही। तो जहाँ मैन मुख्य है वोट बैंक जो अपनी भी डालता है और भाइयों के सामने भी झोली पसारता है, वोट मांगने का काम करता है, वो पूर्ण रूप से बिखर चुका था। तो कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है। अगर ये मेरी मदद करते तो मैंने कभी 7 जन्म और सपने में भी ये नहीं सोचा था कि कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में तलवे चाटने से शोहरत मिलती है। हम बेबाक तरीके से बात करते थे, मजबूती से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, चाहे चैनलों की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, कभी पीछे नहीं हटे और इसका पक्ष रखा क्योंकि हमारे ये सदन का लीडर था। हमने अपने दायित्वों का निर्वाह किया और इन्होंने मेरे ही साथ नहीं, ऐसा बहुत सारे नेता इनकी वफादारी की धुन बजाते रहे और ये बेवफाई का खेल खेलते रहे और किसी भी षड्यंत्र के तहत भिन्न भिन्न प्रकार की नौटंकी करके षड्यंत्र रच के इन्होंने बहुत सारे नेताओं को अपमानित किया और कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया। वो आपको भी पता है, मैं बार बार, वो बहुत लंबी फितरत और बहुत लंबी लिस्ट है। अगला सवाल ले लेते हैं। प्रधान जी, जिस तरह से कहा जाता है कि ना लंबा समय हो गया है प्रधान जी के गए हुए और जो राजनीतिक दरी है वो कहीं ना कहीं सरकती नज़र आ रही है नरेश प्रधान की, और जो छोटे मोटे कामकाज हैं वो होते रहे इसलिए राजनीति में है। क्या इतना दमखम है कि जिसने आपकी राजनीति को डाउन किया, नीचे लेके आए, वो ही आपके सामने 2024 में आ सकते हैं विधानसभा चुनाव में? कितना उनको पटखनी या ताकतवर से जवाब देना चाहेंगे? मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है जी। मेरी जो ताकत है, जो मैंने अपने भाइयों की सेवा की है दिन रात तत्पर होकर, आज तो एमएलए ढूंढे नहीं पाते। मैं तो जो गरीब वर्ग के जो कार्यकर्ता थे, मेरे जो साथी थे, उनको टाइम दे देता था कि मैं आपको घर से बैठा कर ले जाऊंगा और काम करा कर लाऊंगा। आज जो भी ताकत है, मेरे जो भाई हैं, मेरे जो समर्थक हैं, मेरे जो मतदाता हैं, वो जो फैसला करेंगे और उनका आशीर्वाद होगा और उनका आशीर्वाद उनका पीठ पे हाथ होया तो मैं किसी नेता को
कुछ नहीं समझता, उनकी ताकत बड़ी मानता हूँ अपने भाईचारे की, और उनका आशीर्वाद मिला तो मैं किसी से भी टकराने के लिए तैयार रहूँगा। जी, जिस तरह से मान के चलें कि नेलो के खाते में ये सीट जा सकती बादली की, मानते हैं? मेरे मानने से कुछ नहीं होगा जी, जनता आपकी ताकत जनार्दन तो है। चाहिए ना पहले की। प्रजातंत्र में पहले महारानियों के पेट से राजकुमार और नेता और राजा पैदा होते थे, नेता नहीं राजा होते थे, रजवाड़े होते थे, राजशाही होती थी। अब सम्मानित मतदाता की उंगली के इशारे पर नेता और राजा पैदा होते हैं। जनता मेहरबान तो गधा पहलवान, और जनता की मेहरबानी ना हो तो हाथी भी खड़ा खड़ा कहा नहलाता सिर्फ रहे। एक ये जवाब दीजिए कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ही कैंडिडेट, और ये मान के चलते हैं, ये कहा भी जाता कि ये भूपेंद्र और दीपेंद्र के कहने पर वोटें डाली जा रही हैं, चाहे वो कुलदीप हो या कांग्रेस का और कोई नेता वोट के लिए जाए, क्या उनकी टक्कर में 2024 में आप चुनाव के लिए तैयार हैं? मैं बताया ना कि मैं 24 घंटे तैयार रहता हूँ। जी, बस हाँ, बस ये बात भाइयों के आदेश की अनुपालना जी करना मेरा धर्म और दायित्व बनता है, जी, और मैं नैतिक फर्ज समझता हूँ अपना। और अगर मेरे भाइयों का आशीर्वाद मिला हाँ, तो मैं तैयार हूँ। चेहरे की चेहरे वेरे मैं कुछ नहीं समझता किसी को भी। जी जनता का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है। नेता जनता बनाती है, जी, और जनता ही सबसे बड़ी ताकत है प्रजातंत्र के अंदर। और कहा जाता है कि ना जब आपका कार्यकाल था, आपके गांव के आसपास की जो घटनाएं हुई वो सब आपको चिपका दी गई कि जो है बादली में क्राइम बढ़ा, उस समय ये थे वो थे। उस छवि को आप कैसे, जो आरोप लगाए गए हैं इनके द्वारा, विपक्ष लगाए या जनता लगाए, कोई भी लगाए, वो आरोप है, उनको किस तरह से आप साबित करके जनता के बीच जाएंगे? देखिए, जी नया नया पैसा आया था बादली में, जी रिलायंस आई थी, जी, लोगों के साथ ठगी हुई थी, जमीनों को लूट लिया गया था। उनको ये समझ नहीं थी, और पैसे का जब आता है तो हर आदमी पैसे को नहीं रोक सकता। और हम दिल्ली बॉर्डर पर हैं, और दिल्ली से भी टचिंग थी, और हमारे परिवार के कुछ बच्चे, मेरे वे भाई भतीजे हैं, कोई दूर की बात नहीं है, पथ भ्रमित हो गए थे। और मैंने और स्वर्गीय मेरे भाई धीरपाल ने और हमारे सरपंच साहब होते थे उमेद सिंह, हमने रात दिन प्रयास करके जेलों में भी गए, एक दूसरे को समझाया भी। दोबारा गवाही देने की 311 के ऑर्डर बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में तीसरा ही ऑर्डर था, पूरे हिंदुस्तान में 2 हो रहे थे उससे पहले। उसकी कॉपी ले गए, हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, दोबारा उनकी गवाहियाँ कराई, उनके कंप्रोमाइज करे, और उन बच्चों को मुख्य रास्ते पर ले आकर बहुत सारे उन्हें घर बसा लिए। उनको सद्बुद्धि भगवान ने दी, और हमने प्रयास करे तो अमन चैन शांति बहाल करना हमारा दायित्व था, जो हमने की। और कई आदमी तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, अपराधी वृत्ति के हैं, वो हरिश्चंद्र होने का दम भरते हैं, तो उनका क्या है, बातें हैं, उनकी बातों का क्या है, बिना अड़गी जी हलाते रहते हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दादा का नाम था मोलड़, और मेरे पिताजी का नाम, एक बहुत बड़े समाज सेवक मेरे पिताजी हुए हैं, जिन्होंने पूरा जीवन समाज सेवा में लगाया, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की बदौलत से, उन्हीं की छवि मेरे अंदर लोगों ने देख कर अब ये सामाजिक कार्य करता है। तो अगर किसी तरह की मैं कोई त्रुटि करता, अपने भाइयों के विश्वास पर खड़ा ना उतरता, तो सरपंच, जिला पार्षद और इंडिपेंडेंट विधायक, किसी नेता के रहमो कर्म पर राजनीति नहीं की मैंने। वफादारी तो की नेताओं की, पर उनके रहमो, उन्होंने बार बार धोखा किया, उनके रहमो कर्म पर राजनीति नहीं की। तो मेरे भाइयों के आशीर्वाद से ही, मेरे भाइयों की मेहरबानी से ही तो ये सब पद में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत पाया। अगर भाई मेहरबान ना होते और मैं उनके विश्वास पर खड़ा ना उतरता तो कदापि नहीं। और आज आपके मुंह से भी निकल गई है, और भी जहाँ मैं गाँव में जा रहा हूँ कि बड़ी भूल की है हमने, और आगे हम उम्मीदवार देखकर ही, पार्टी नहीं देखेंगे, उम्मीदवार देखेंगे, उम्मीदवार की छवि देखेंगे, उम्मीदवार की कार्यशैली देखेंगे, और तब मतदान करेंगे। और उसमें आपके भाई के सबसे ज़्यादा चांस, जो मेरे सम्मानित मतदाता बता रहे हैं, उससे प्रतीत होते हैं कि अगली पारी हमारी है। जी हाँ, जिस तरह से आपने घर घर रोजगार भी दिए हैं आपके समय में, उसके बाद ये ऐसी छवि बनाई गई, वो कहीं ना कहीं आपको चुनाव में नुकसान कर गई, ये तो मान नहीं रहे। अगला सवाल मेरा ये है कि अब जाएंगे, जब मिलते हैं अपने पुराने साथियों से, चर्चाएं चलती हैं, तो कितना मजबूत उस समय फील करते हैं अपने आप को? नहीं, वो
समर्पित तो मैं हूं उनके लिए। जी पर वो आज मेरे साथ खड़े हैं, जी तमाम के तमाम। एक दो छिटपुट होते हैं अवसरवादी, मौका मेरे दा घाटी किस्म के लोग होते हैं, वो जहाँ मलाई में लगी घुसपैठ कर जाते हैं। हाँ। बाकी जिस तरह आपने ये कहा, देखिए विरोधी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं था। जी सरपंच बनया, ख्याति प्राप्त करी, जिला पार्षद बनया, एमएलए तक का सफर तय किया, एमएलए बनया, दोबारा फिर बन गया। अब उन्होंने सोचा कि भी किसी भी तरह अगर ये बार बार बनता रहा तो ये तो धीरपाल हो जाएगा। धीरपाल जैसी छवि काम करने की हाँ। और बेहतर छवि बनाई, इसने काम करने वाला आदमी है। जी तो इस तरह के आरोप और जो विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी पार्टी से संबंधित होती हो, वो भिन्न भिन्न प्रकार के षड्यंत्र के तहत आरोप झूठे साचे लगाते रहते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा दादा मोलड़, मेरा पिताजी रामनारायण और मैं नरेश प्रधान, और परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ, और आज तक आंदोलनों में मैंने गिरफ्तारी दी है, शराब विरोधी आंदोलन में दी है, हुड्डा के ऊपर बहादुरगढ़ गिरफ्तार हुआ था, लाठीचार्ज भी हुई थी, हाथ पैर भी टूटे हैं, वो तो आपके भी कई बार लगी है चोटें। हुड्डा के बूथ लूट लिए थे। हुड्डा को तो मैंने निकाल दिया, लेकिन मेरे ऊपर हमला हो गया था। तो अब वो इन सब बातों को भूल के बैठे हैं। 3 बार सन 1991 में दफ्तर खोला था, एक बार किराया उल्टा करवा दिया, ठाले वही सामान्य कांग्रेस पार्टी के बोरी बिस्तर ने। दोबारा जब खोला तो दोबारा उस दफ्तर के अंदर पोस्टर झंडे होते थे, वो रोड पर मटके फोड़ दिए थे, आग लगा दी थी, वो देखने थोड़ी आते थे। किन संघर्ष से, किस दौर से हमने कांग्रेस पार्टी को बादली विधानसभा में, बादली क्षेत्र में स्थापित कराया है। एक एक घर में जाते थे, मेरे चाचा तो मेरे को धमकाते थे कि तू कहाँ से उठा लिया इस कांग्रेस ने, ये तो चौधरी देवीलाल का गढ़ है, और था भी। लेकिन मैं अपने पार्टी के लिए परम कर्तव्य और धर्म समझता था, अपनी पार्टी को मां समझता था। शर्मिंदा भी करते थे, अपमानित भी करते थे, धमका भी देते थे, उनका अधिकार था बड़े बुजुर्ग, फिर भी मैं उनके पैर पकड़ के बैठ जाता था और मना लेता था कांग्रेस के पक्ष में, और कांग्रेस का जनाधार तैयार करने के लिए संघर्ष किया। तो 30 साल की तपस्या छोटी तो होती नहीं। 30 साल की साधना किसी की भंग हो जाएगी। पहले ही बताया कि चौपाड़ों के ताले भी आपने खुलवाए उनके बिल्कुल लिए। 100% खोले नहीं गए थे पहले इलेक्शन में 91 में। हुड्डा साहब बता दे कौन सी चौपाड़ में चुनाव आया था। हरिजन भाई आए थे सामने और 100 से 150 आदमी थे, और काटागार का आज उनको वे बात याद नहीं, सत्ता के नशे में भूले बैठे, सब कुछ प्रोजेक्ट हो गया ना। 2024 का चुनाव है लोकसभा का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को किस पोजीशन में मानते हैं आप? नहीं देखिए, अभी बहुत समय बाकी है जी। अभी भिन्न भिन्न पार्टियों में कुछ गठबंधन टूटेंगे, कुछ नए भी होंगे। कांग्रेस भी सेंटर में मजबूती अपनी बनाने के लिए, सेंटर को मजबूत करने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आज हाथ से हाथ मिलाओ। ये नहीं है कि जो नेता हरियाणा के हाथ से हाथ मिला रहे हैं और एक हाथ बीजेपी से मिला हुआ है, 100% मिला हुआ है, 100% मिला हुआ है हाथ उनका बीजेपी से। लेकिन जो सेंटर की कांग्रेस है उसका हाथ बीजेपी से नहीं मिला हुआ है, स्थानीय नेताओं का मिला हुआ है हरियाणा के का। वो चाहते हैं कि एक सुधा दीपेंद्र और भूपेंद्र नहीं कोई भी हो, आप फिर आप कहोगे उनका नाम क्या, सबको पता है जी। मैं जो ना कह रहा वो बातें भी पता है, जनता जागरूक हो चुकी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो सेंटर की जो कांग्रेस है, जो राष्ट्रीय नीति है कांग्रेस पार्टी की, वो ये चाहते हैं कि हम महागठबंधन बनाएं, और महागठबंधन का जो भूमिका निभा रहे हैं जो नेता, बिहार के हों चाहे वो दूसरे प्रदेशों के हो, भिन्न भिन्न प्रदेशों के हो, वो माननीय ओम प्रकाश चौटाला के पास जब दिल्ली में आते हैं तो एक खाना हर हाल में मिलकर जाते हैं, और बातचीत सकारात्मक रूप से चली हुई है। और जो गठबंधन होना है वो किसी स्थानीय नेता को नहीं होना करना। ये तो खाम खाई मटक रहे बेगानी शादी में अब्दुल्ला देवाना, इनका कोई रोल नहीं है गठबंधन में। गठबंधन होगा तो माननीय ओम प्रकाश चौटाला और जो सेंटर के नेता नियुक्त किए हैं, जो दूसरी पार्टियों के भी हैं, कि भी इस गठजोड़ के लिए आप मुख्य रूप से भूमिका निभाओ और भिन्न भिन्न पार्टियों से संपर्क साधो, और कांग्रेस का एक महागठबंधन बनाओ कांग्रेस के नेतृत्व में। तो उस नेतृत्व के अंदर स्पष्ट ये होया नहीं, और वो बात बना रहेगा हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो माननीय सोनिया गांधी से जो मीडिएटर हैं, सोनिया गांधी ने जो छोड़ रखी है, और हमारी पार्टी के सुप्रीमो लो पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बातचीत सकारात्मक रूप से चली हुई है, और वो 101%
समझौता होने की संभावना है। जी, जिस तरह थर्ड से फ्रंट बनाना चाहते हैं ये जी। उसके अंदर। अगला सवाल ये है कि प्रधान जी, जो मौजूदा अभी एक मसला हुआ था आपके हल्के का, वो सड़क थी जो बादली वाली राज्य मार्ग, उसको तीनों पार्टियां उसका श्रेय लेना चाहती थी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, और जेजेपी ने जाके चुपचाप वहाँ नारियल फोड़ दिया। इसको किस प्रकार आप देखते हैं? मौजूदा विधायक कांग्रेस का है, जिला अध्यक्ष है वो जेजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है और भाजपा का भी है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जी। जेजेपी ने नारियल इसलिए फोड़ दिया कि उनकी बात हुई होगी, और माननीय दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, जो जनता के साथ कुठारघात किया उन्होंने। बीजेपी के विरुद्ध वोट मांगी थी और कहते थे, वो कहते थे 75 पार, कि हम 75 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, और वो कहते थे हरियाणा प्रदेश को इन नकारा सरकार से मुक्ति दिवा देंगे। उनका मतलब था कि इनको हरियाणा से खदेड़ देंगे, हरा देंगे जमुना पार। अब वो बैठ गए उनकी गोद में जाकर, तो ये अनैतिक गठबंधन था, जनता के साथ विश्वासघात था। रही संजय की, वो तो अपना भाई बादली विधानसभा से ही है हमारे, उनके पिताजी, मैं उनका मित्र तो नहीं पर जूनियर और शिष्य कहा जा सकता है। तो उसने तो नारियल बेचारे ने इसलिए फोड़ा है कि उनके नेता ने कही होगी भाई ये रोड मंजूर कर दिया, और उनका सरकार में हिस्सेदारी तो है। इस बात को मौजूदा विधायक की स्थिति क्या है हल्के में काम को लेकर, आप क्या मानते हैं? आप मेरे से पूछ ही इसलिए है कि संदेह शब्द स्थिति है और खतरे में आ गई है, इसलिए आप पूछ रहे हैं। बार बार सारी बात तो मेरे क्यों छो, उसकी ये स्थिति है कि चुनाव के दौरान जूता परेड हो सकती है, उसको घुसने नहीं दिया जाएगा। झूठ के ट्रक खाली कर रखे। आज यही फितरत है, आंखों में धूल झोंक के पिता पुत्र की आंखों में धूल झोंक गया। वह तो धमकी भी दे रहा था, बाहर खड़ा खड़ा गुड़िया में टिकट दे दिया, तो मैं इनकी बाइट ले रहा हूँ, मैं कैसेट ले रहा हूँ, मैंने वीडियो बना रखी है, चैनलों में चलवा दूंगा, फांसी खा लूंगा, यहाँ तक कह सुना। और सार्वजनिक गेट पर कह रहा था, दरवाजे पर कह रहा था, ये भी बोला कि मैं तो ब्राह्मण कोटे की टिकट लेके आता हूँ। क्या आप इस तरह से टिकट लेके आए थे क्या कभी? वो तो प्रियंका गांधी ने भी फ्रेंड बताओ ही बता का किया लाज हमारे तो बता, मैंने तो सुना नहीं कभी ये। वो कह हेलो का गया फोन आओ, जब भी नुका दे प्रियंका का फोन आ गया, मेरा किसका प्रियंका के नाम तो दर्ज कर जरूर को बताओ कार्यकर्ता मन ने भी ना सुनी। अब कुछ बातें मौखिक बोल रहे, मौखिक हो जो बताओ वे बता रहे हो ना, मौखिक बातें होती है और रिकॉर्ड करे, हमारा बेरा नहीं के रिकॉर्डेड है, बाइट चल रही है, तो इन बातों का क्या है? ठीक है, गुल्ले छोड़ने की दिन ये छोड़, कल संडे है ना, प्रतिबंध है संडे कल वो मंडी में ना हो गए तब ना वो ढूंढेगा नहीं है, ये बात थोड़ी उठ है। हमने तो काम कितने के होने, काम पे आ जाओ, चलो एक ईट भी कि तो मोरी की भी लगाई हो तो नाम आप बता दो, आप भी पत्रकार हो, पूरे एरिया में आप घूमो, जितने काम हरियाणा में घूमो, ये बात हम बोल सकते हैं, आप हरियाणा में घूमो हो, क्या बोल सकते हो आप? अगर जो आपके कार्यकाल में काम हुए कांग्रेस के काल जब आपका राज था, तो बहुत ज़्यादा सुधार और विकास कार्य हुए हैं, ये जनता भी मानती है, वो तो सब जानते हैं। उसके अपेक्षा वो आपसे काफ़ी कम है काम में, तो कम नहीं कहीं है नहीं। हाँ, 1% बता दो ना, आप बता दो, सिर्फ 1% बता दो। हाँ। 100, लेकिन उसका श्रेय सारा भूपेंद्र और दीपेंद्र को दे दिया, ले लो। लेकिन मैं भी तो क्या रहता था, हाँ। मन ने भी क्या क्या कीमत चुकता करी, एक टांग पर खड़ा रहता चमचागिरी में, रात दिन मेरे हल्के का भला हो जाए, नेतागिरी के रिकॉर्ड तोड़े, मैंने चमचा वोट लेने में भी रिकॉर्ड तोड़े थे, चमचागिरी के भी रिकॉर्ड तोड़े। मैं जो बोलूँ वो अंदर तो बोलूँ, स्पष्टवादी आदमी हूँ मैं, और पारदर्शी राजनीति करी है मैंने, और मैं ये भी चुपाड़ में जाकर पूछ सकूं कि अभी मैं सन 1991 में सरपंच बना था, जब से आज तक मेरे नाम तक कौन कर गया मन ना भेरा, मुख्यमंत्री के नाम पे भी कर्जा है, 68,000 में भी कई दुकान खुल रही थी, बादल हल्के में भी कई, पूरी होने दो मेरी बात, कई दुकान खुल रही थी। लेकिन मैं हर गाँव की चुपाड़ में अपने मतदाताओं से, अपने भाइयों से, अपने परिवार के सदस्यों से ये पूछ सकता हूँ कि सरपंची के कार्यकाल से लेकर आज तक आपने आशीर्वाद दिया है, हो सके बहुत से भाइयों की शिकायत हो, अगर मैंने कोशिश करी हो उनका काम रहना चढ़ो, लेकिन अगर कोई ये कह दे अगर मेरा काम तो हो गया, नरेश प्रधान ने 1 गिलास पानी पिया, तो उसके बाद में वहीं से राजनीति से संन्यास लेकर और उतर का आ जाऊंगा और राजनीति की बात नहीं करूंगा। ज़्यादा लंबी हो जाएगी प्रधान जी, आखिरी सवाल ये है, 2024 के लिए बिल्कुल आप तैयार हैं, है ना? मैं तैयार नहीं हूँ, मेरे भाईचारा तैयार है, और जो मेरे को प्रतीत होता है जब मैं जाता हूँ, हाँ। जब मेरे सर पर धरना तो राम राम करूँ, और जब मेरी राम राम ले हैं उत्साहित हो गए और पुचकार हैं, उस टाइम अंदाजे बया हो जाता है कि मेरे भाई मेरे ऊपर मेहरबान है। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए।
तो ये थे मेरे साथ 2 बार विधायक रहे कांग्रेस पार्टी, एक बार निर्दलीय काफ़ी बहुमत से जीत के आए, फिर कांग्रेस सरकार में आए। और एक कहा जाता है कि इनके कार्यकाल में जो इनके पास आया वो कभी खाली नहीं गया, ये जनता कहती है, हम नहीं। और आप अपने दिल की बात है वो खुलकर सामने रखते हैं, चाहे कोई भी इनसे, चाहे इनका कार्यकर्ता पूछे या पत्रकार पूछे या किसी भी लेवल पर हो, अपनी बात रखने में कभी पीछे नहीं रहते। और ये कहा ये भी जाता है कि किरण चौधरी का जो एक बार खेमा बना था उसमें भी चले गए थे और हुड्डा के काफ़ी नज़दीकी और वफादार भी थे। ऐसी बातें इनकी चलती रहती हैं। और 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए अगर नरेश प्रधान चुनाव लड़ते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कहीं ना कहीं अगर नरेश प्रधान 2024 में विधानसभा का चुनाव बादली विधानसभा से लड़ते हैं तो ये भाजपा के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं, सभी के लिए एक मुसीबत की घंटी गले में बन सकती है। क्योंकि बड़ा वोट बैंक है वो इनके साथ है। क्योंकि हर घर तो नहीं तो गांव में लगभग कहा जाता है कि 100-150 नौकरियां इन्होंने दी हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है। और जो फील्ड में हम जाते हैं, सर्वे होते हैं, उसमें भी ये निकल के आया कि नरेश ने जो रोजगार दिए हैं वो वोट इनकी बंधी हुई हैं। तो 15 से 20 हज़ार की लीड ये अपनी खुद की के चलते हैं। और एक विधानसभा में 15 या 20 हज़ार की लीड किसी भी कैंडिडेट के लिए वो एक सकारात्मक लगाए या पॉजिटिव बात हम लगा के चलें। और आने वाला वक्त बताएगा किसके पास, किसकी दुकान में कितना सामान होगा, वो बादली की जनता तय करेगी, किसको आशीर्वाद देती है, किसको नकारती है। चुनाव होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा और हॉट सीट भी मान के चलें। क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश धनखड़, नरेश प्रधान, सभी की राजनीति बादली से चलती है। और हरियाणा की पूरी राजनीति इसी हल्के से में पूरी निगाहें भी रखती है और नज़रें भी रहती हैं। और हमारी नज़रें भी उस चुनाव पे रहेंगी। और बीच में जो इनका दुख होगा, जो इनकी बातें होंगी, जो इनकी चर्चाएं होंगी, वो फिर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ एजेंसी झज्जर। शुक्रिया।